चलिए फ्रेंड्स शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में तो आने वाला हूँ कक्षा 10वीं का जो कि आपका विज्ञान का सैंपल पेपर है, जो कि आपका बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, यानी कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किया गया है। प्रथम सातवीं परीक्षा 2021 और 22 का इनके फर्स्ट टर्म एग्जाम जो होगा आपका, तो 12 अप्रैल को आपको देखने को मिलने वाला है। तो सुबह आपको यही पेपर देखने को मिलने वाला है। तो मॉडल प्रश्न पत्र में आपको साइड फर्स्ट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आपको कक्षा 10वीं का बताऊंगा, विषय आपको साइंस का यानी कि विज्ञान का बताऊंगा। समय आपको 1.5 घंटे का मिलने वाला है। और पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 40 मार्क्स का आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है। तो निर्देश इस प्रकार से हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और कुल जो आपके प्रश्न रहने वाले हैं कि ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी तो है ही है। और कुल जो क्वेश्चन होंगे यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा, यानी कि आपका 40 इंटू 1 इक्वल आपका कितना होता है, तो 40, यानी कि एक क्वेश्चन पर जवाब देने पर आपको एक ही अंक मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के आपको 4 विकल्प दिए गए हैं कि ऑल क्वेश्चन के जितने भी पेंगे एक क्वेश्चन जो होगा उसके 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। तो सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। इनके नो निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर अच्छे प्रकार से देख लेना है और समझ लेना है। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाए, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण से यानी कि छोटी सी भी चीज़ को भी हम बड़े करके देख सकते हैं, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपका सी वाला राइट हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो हम जानते हैं फोकस दूरी जो होती है वो r/2 होती है। क्या होती है, तो r/2 होती है। तो जहाँ पर भी r/2 हो वहाँ पर वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो एफ इक्वल जो होता है वो आपका क्या होता है, तो आपको सिंपली आपको एफ इक्वल जो होता है r/2 होता है। अर्थात यहाँ पर इस प्रकार से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि r जो होता है वो आपका 2f होता है। क्या होता है, तो 2f के इक्वल होता है r। इस टाइप से भी आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर फिलहाल बी वाला राइट हो जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। क्या आपका आवृत्ति है, या फिर आपका वेग है, या फिर आपका तरंग दैर्ध्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर आवृत्ति लगा देना है। ऑप्शन में आपका ए वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो चुका है। और यहाँ पर बात करें कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण बिंदु प्रकाश से यानी कि होकर गुजरती है, किस से होकर गुजरती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर सी वाला ऑप्शन लगा देना है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें इस प्रकार से आएगा, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण कौन सा होगा। उत्तल दर्पण से क्या होता है, तो वह आपका वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना दिखाई देता है और वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है उत्तल दर्पण से। अवतल दर्पण से क्या होता है, वस्तु यदि छोटी है तो उसको हम बड़े करके देखते हैं। बट हाँ, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिससे वस्तु का उसी दूरी पर और उतना ही बड़ा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब देखने को मिलता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं, तो 2 नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के, और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम हैं। यहाँ पर सातवें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या है, किसी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी आपको फाइंड करना होगी। फिलहाल कि मैं आपको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। वक्रता त्रिज्या यानी कि जो आर जो आपको दी जा रही है 50 सेंटीमीटर है, चूंकि हम जानते हैं जो फोकस दूरी होती है, तो यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो आपकी क्या होती है, तो वही इस प्रकार से होती है। फोकस दूरी जो होती है वो r/2 होती है। क्या होती है, तो r/2 होती है। जब आर आपकी 50 सेंटीमीटर है तो r/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 25 आ जाएगा। आपका आंसर जो हो जाएगा तो 25 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन में आपका सी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आठवें क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से आएगा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो चूंकि हम जानते हैं उत्तल लेंस है, इसलिए पी इक्वल जो हो जाएगा वो आपका 1/1/f होता है। तो आपका फोकस दूरी कितना है, तो 1 है, तो आपको यानी प्लस में ही रखेंगे। तो 1/1 इक्वल आपका कितना होता है, तो 1 डायोप्टर होता है। कितना होता है, तो 1 डायोप्टर, जो आपका आंसर हो जाएगा तो 1D ऑप्शन में आपका बी वाला यहाँ पर भी राइट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और किसी उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा होती है, तो किसी उत्तल लेंस जो होता है उसके लिए फोकस दूरी जो होती है वो सदैव पॉजिटिव होती है। क्या होती है, सदैव पॉजिटिव होती है। और यहाँ पर यदि अवतल लेंस होता है तो आपका नेगेटिव हो जाता है। फिलहाल कि आपको यहाँ पर याद रख लेना है। और यहाँ पर अगर समतल होता है तो आपका अनंत हो जाएगा। तो इन सभी को भी आपको ध्यान में रख लेना है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, क्या निर्वात में होता है, तो नहीं। निर्वात में तो सबसे अधिकतम होता है। क्या जल में होता है, तो नहीं। किस में होता है, वायु में भी नहीं होता है। बट किस में होता है, तो कांच में होता है। ऑप्शन में आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर बात नहीं 11 वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर कह रहा है 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको निकालना है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 डायोप्टर वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको फाइंड करना होगी। तो डायोप्टर कितनी है, इनके पीक को आपका कितना दिया जा रहा है यहाँ पर, तो 4 डायोप्टर है। कितना है, तो 4 डायोप्टर है। ऊपर से आपका कितना है, तो अवतल लेंस है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 1/f यहाँ पर हो जाएगा। तो 1/f जो आपका है वह 4 है, तो आपका f इक्वल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो f इक्वल जो आपका हो जाएगा तो वह कितना हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। 4f जो हो जाएगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो f हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्योंकि आपका मीटर में जो हम यहाँ पर इस सेंटीमीटर में अगर यहाँ पर करते हैं तो आपको यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर 25 सेंटीमीटर ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन की बात करें कैसे उत्तल लेंस का जो फोकसांतर है वो 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी, तो f इक्वल आपको यहाँ पर कितना है, तो 50 सेंटीमीटर दिया जा रहा है जो कि आपका पॉजिटिव है। तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो क्षमता p इक्वल जो होती है 1/f होती है। तो आपको सिंपली यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है इसलिए हम यहाँ पर सेंटीमीटर में ही रख देंगे। वैसे हम 0.5 अर्थात मीटर में रखते हैं। तो आपका 0 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से 2 यानी कि आपका यहाँ पर 2 डायोप्टर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही सत्य हो चुका है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, उसमें पूछा गया था कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो आपका कांच था। बट यहाँ पर सर्वाधिक की बात हो रही है तो आपका निर्वात में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 14 की बात यहाँ पे करा है दिए गए प्रक्रम में कौन सा ऊष्माक्षेपी है। क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी है, या फिर आपका पाचन, या फिर उत्सर्जन, या फिर आपका संवहन है। तो हम जानते हैं ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, क्योंकि ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या श्वसन में ऊष्मा बाहर निकलती है, तो हाँ ऑप्शन में आपका पहला वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है। यहाँ पर बात करें कि चिप्स में पैकेट के विकृत गंधता के बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर नाइट्रोजन लगा देना है। ऑप्शन में आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या संयोजन है, या फिर आपका वियोजन, या फिर विस्थापन, या फिर आपका द्विविस्थापन है। तो जंग लगना एक प्रकार की जो अभिक्रिया है उसमें संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया है। दिए गए अभिक्रिया में अपयन के पदार्थ का उपचयन हो रहा है, तो किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, क्या जिंक ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, तो जब यानी उपचयन जो होता है वो आपका ऑक्सीजन का संयोग होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो यहाँ पर ZnO है, ZnO के साथ साथ आपका यहाँ पर C है, तो आपको यहाँ पर गिवन क्या दिख कर रहा है, तो Zn बन रहा है, और साथ ही साथ आपका CO बन रहा है। क्या मैंने कॉपर कार्बन से CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। इसलिए जो उपचयन हो रहा है वो आपका कार्बन का हो रहा है। किसका हो रहा है, तो उपचयन हो रहा है। किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। या यदि यहाँ पर पूछ जाता कि उपचयन होकर पदार्थ कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता। बट यहाँ पर अगर पूछा जाता कि यानी अपचयन किसका हो रहा है, तो हम जिंक लगा देते हैं। बट यहाँ पर उपचयन पूछ रहा है, यानी कि आपको क्या कह रहा है, उपचयन कर रहा है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो चुका है। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, वो इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम में पूछ जाएगा। दी गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित होता है, क्या कार्बन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब यानी कि जब वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो वह कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, साथ साथ जल बनाता है। यह समीकरण संतुलित है, तो हम इससे देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर जल का यहाँ के एच का 2 है, और O का भी 2 है, और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ 3 और 1 4 बिल्कुल ही पहला वाला तो बिल्कुल राइट हो चुका है। पहला वाला तो बिल्कुल ही सत्य हो चुका है, यानी पहला वाला तो आपका बिल्कुल ही संतुलित आपका दिखा रहा है। और यहाँ पर आते हैं H2 + O2 इक्वल आपका यानी 2H2 होता है। तो यहाँ पर क्या यह सत्य है, या फिर सत्य है, तो हम देख लेते हैं H2 और यहाँ पर कितना है, तो H2 है, और यहाँ पर कितना है आपका O2 है। हम इससे जब हम संतुलित करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर 2H2 यदि होता तो आपका 2H2O बन जाता। क्या बन जाता, तो 2H2O बन जाता। बट यहाँ पर H2 है, इसलिए आपका यह तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या आपका 4Al + 2O2 है, तो आपका Al2O3 यह भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं कि 2Cu + O2 यानी कि जो यानी बनाता है, क्या कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो आपको बनाता तो यही है, वरना आपका 2Cu यानी कि CuO बनाता है, इसलिए आपका यह भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो आपको फिलहाल के चित्र नहीं दिया जा रहा है, आपको यहाँ पर देख लेना है कौन सी अभिक्रिया हो रही है। क्या Pb + Cu यानी CuCl2 गिवन PbCl2 + कॉपर आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि Pb यानी जो Pb जो होता है, अर्थात जो लेड होता है यानी शीशा जो होता है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए वह कॉपर क्लोराइड के उसके यौगिक से कॉपर को विस्थापित कर देता है। और यह कौन सी अभिक्रिया बन रही है, तो यह विस्थापन कर रहा है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला राइट हो जाए। क्या कर रहा है, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। और यहाँ पर बात दी गए पदार्थों में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, क्या हल्दी है, फिर यहाँ पर लिटमस है, या फिर आपका चाइना रोज है, या फिर आपका प्याज है। तो गंधीय सूचक की तरह व्यवहार कौन करता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर लिखना, आपको इसका जवाब का वेट रहेगा। और यहाँ पर बात क्वेश्चन 21 की, क्या हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है, क्या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का करता है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का करता है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का करता है, या फिर
कैल्शियम एंड सल्फेट यानी कि अर्थ हाइड्रेट यानी किसे करता है, तो आपको सिंपल पता होगा पीओपी किसका करता है, तो पीओपी का करता है। तो आपको यहाँ पर पीओपी जो होता है वो क्या होता है, तो आपको पता होगा कि कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट होता है, अर्थात ऑप्शन में आपका यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन में आपका डी वाला राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें ब्रिंजल चूर्ण का जो आपको सूत्र होता है वो क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2 होता है, तो आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। Na2CO3 जो होता है वो आपका क्या होता है, तो आपको यह होता है धावन सोडा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है तो वह कौन सा होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका क्या होता है, आपको वो कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 23 की, इस क्षेत्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो आपको अभिक्रिया का नाम लिखना होगा। क्या इसमें संयोजन हो रहा है, या फिर आपका वियोजन हो रहा है, या फिर आपका द्विस्थापन हो रहा है, या फिर आपका विस्थापन हो रहा है। तो हम इस चित्र को अच्छे प्रकार से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, तो आप इस चित्र को अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, इसलिए आप यहाँ पर समझ सकते हो, अच्छे प्रकार से देख सकते हो। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है तो आपको यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना होगा। फिलहाल क्वेश्चन 24 की बात करें, यहाँ पर क्या है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, या फिर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, फिर लैक्टिक, या फिर आपका ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो टमाटर में जो आपका पाया जाता है तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होगा एसिटिक एसिड पाया जाता है। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 25 की, कि तनु प्रक्रिया में होती है तो आपका H+ की सांद्रता की में वृद्धि होती है, या फिर आपको OH- की सांद्रता में वृद्धि होती है, फिर H+ OH- आयन की सांद्रता में कमी होती है, या फिर आपका O+ की सांद्रता की वृद्धि होती है। तो आपको बताते हैं तनुकरण जो होता है उसमें H+ की होती है, ये दोनों आपके राइट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो मैं आपको सिंपली यहाँ पर बताती हूँ, ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाना चाहिए। फिलहाल की ये तो दो राइट ही राइट हैं, ऑप्शन में आपका डी वाला लगा देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन 26 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, तो प्रकाशीय वियोजन हमने आपको बताया है कि प्रकाशीय वियोजन जो होता है वो AgBr इक्वल जब गिवन होता है तो Ag+Br बनाता है। ऑप्शन में आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, क्या मुंह से करता है, केंद्र से, फिर कूटपाद से, फिर आपका खाद्य रिक्तिका से करता है। तो आपको पता होगा कि अमीबा जो करता है वो आपका कूटपाद किससे करता है, तो कूटपाद ऑप्शन में आपका सी वाला राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 28 की, पाचन प्रक्रिया में वसा का एमल्सीकरण कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, श्लेष्मा, पेप्सिन, पित्त। तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा राइट हो जाना चाहिए, तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होना चाहिए इमल्सीकरण कौन करता है, तो आपका विकल्प राइट हो जाना चाहिए पहला वाला। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से किस जीव में स्वपोषी पोषण का इनके होता है, तो आपको अमरवेल, क्या अमरवेल स्वपोषी पोषण है, या फिर आपका कवक है, या फिर अमीबा, या फिर आम है। तो हम जानते हैं स्वपोषी पोषण जो करता है वह कौन करता है, तो कवक करता है, यानी कि यहाँ पर अमरवेल करता है। तो कौन सा करता है, तो आपको ये जवाब लिख देना होगा। नेक्स्ट की बात करें, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो आपको पता होगा कि 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन 31 की बात करें कि श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है, क्लोरोफिल, या फिर हीमोग्लोबिन, या फिर श्वेत रक्त कणिका, या फिर आपका प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो श्वसन वर्णक जो होता है वो आपका कौन कहलाता है, तो आपको पता होगा कि क्लोरोफिल को कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करें, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, क्या आपका यहाँ पर ये है, या फिर आप ये है, या फिर आपका वृक्काणु, या फिर आपका कोशिका गुच्छ है। तो आपको सिंपली यहाँ पर पहला वाला सी वाला ऑप्शन राइट लगा देना है। 33 की बात करें कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालने छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मूत्र का बनना, उपवहन, या फिर आपका विसरण, या फिर आपका पुनः अवरोहण। तो आपको सिंपली यहाँ पर बी वाला ऑप्शन लगा देना है। जनन की मूल घटनाएं कौन सी हैं, युग्मक का बनना, या फिर आपका युग्मनज का बनना, या फिर आपका DNA की प्रकृति बनना, भ्रूण का बनना। तो आपको जनन की मूल आपको बताना है। तो फिलहाल क्या ऑप्शन आपका कौन सा होना चाहिए वो कमेंट्स में लिखना होगा। दिया गया चित्र से जनन को दर्शाता है तो वह किस जनन को दर्शाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होगा विखंडन, या फिर प्रोद्भवन आपको लिखना होगा। नर युग्म तथा मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होगा निषेचन कहते हैं। लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, या फिर प्रोटेस्टेरोन, या फिर आपका थायरोक्सिन करता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर इंसुलिन लगा देना है। यानी 100 स्थिरांक का नियतांक होता है तो आपको वो लिखना होगा, मान भी आपको लिखना होगा। जैव यानी गैस का आपको मुख्य घटक आपको बताना होगा, यानी कौन सा है, तो आपको लिखना होगा महासागरीय। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 का आप वेट कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं।